हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे heisenberg अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। बेसिकली ये heisenberg ने दिया था। ऑफ कोर्स नाम से ही पता चलता है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि चलो इंग्लिश में पढ़ के दिखा देता हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल विथ सर्टेनिटी। कैन इट कैन मेजर वन प्रॉपर्टी एट अ टाइम विथ अ प्रिसीजन। उनके कहने का ये मतलब था कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, तो आप उसका मोमेंटम या तो फिर पोजीशन, दोनों में से कोई एक ही एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हो। बस यही कहा था। ऐसा क्यों कहा था और इसी चीज़ को ऐसा क्यों कहा था वो भी हम देखते हैं। लेकिन इसी चीज़ को उन्होंने मैथमेटिकली इस प्रकार से फॉर्मुलेट किया है। डेल्टा एक्स जो है वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। मतलब एक्यूरेसी नहीं होती इतनी, और उसको वो हमेशा उसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू h/4 होगी। और हाँ, मैंने यही लिखा हुआ है। इट इज़ अगर कोई भी इन दोनों में मिनिमम एरर वाले केसेस है, अगर अपने मिनिमम एकदम मिनिमम एरर है तो उसको इक्वल टू से भी डिनोट किया जा सकता है। हेंस यही चीज़ को अगर हम दूसरे पेज पर ले जाए तो डेल्टा पी को अपन क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी। और एम कांस्टेंट होता है, हमें भी पता है। और डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी को हम h/4 लिखेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं फर्दर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू h/4 ये एम है, ठीक है। वो बस चालू क्लासेस में मैंने बहुत जल्दी से लिख लिया था। हाँ, और इसी चीज़ को 2 यानी h/2 को अपन h बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बस। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए अनसर्टेनिटी दिखा रखी है। ये अपन डायरेक्ट अगर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उसी सिचुएशन के लिए ये इलेक्ट्रॉन वाले फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ये एच की वैल्यू, वो एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और 4 इंटू पाई इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यही है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। हाँ, मतलब अगर अपने एक्स की वैल्यू प्रिसीजन के साथ निकाल ली तो वी की डेल्टा वी मतलब वी की एक्यूरेसी घट जाएगी। बस यही है। और तो और क्या है, हाँ, और एक और डेरिवेशन है ये वाला। ये है वेवलेंथ की एक्यूरेसी के लिए। ये डेरिवेशन देख लो। मतलब वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/ मोमेंटम होता है, और मोमेंटम इज इक्वल्स टू h/λ। और उसको डिफरेंशिएट कर दिए यहाँ पे, लेकिन अपन साइन को कंसीडर नहीं करते, इसीलिए मैंने नेगेटिव साइन हटा दी। और फिर डेल्टा p/λ इज इक्वल्स टू h/λ²। ये मोमेंटम इज इक्वल्स टू h/λ² डेल्टा लैम्बडा। ओके, ये लैम्बडा वेवलेंथ है। हाँ, अगर किसी को ना पता हो तो ये डेल्टा एक्स इंटू h/λ² इंटू डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/4 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा λ²/4 अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ अपन निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, अभी मैं ये आपको बताता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि दोनों चीज़ को एक साथ ही मेजर नहीं कर सकते, मतलब एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। तो वो मैं आपको बताता हूँ, रुको। तो सपोज़ कर लो कि ये एक एटम है और ये उसकी ऑर्बिट्स है, ये यानी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स है, एनर्जी लेवल कह लो, जो भी कह लो। तो देखते हैं, अगर अपने पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी मस्ती में मस्त रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ओके।
अगर ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो हम अगर इसकी पोजीशन चेक करने के लिए अपन देख तो कैसे सकते हैं, फोटोन से या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करेंगे जिसकी वजह से अपन देख सकते हैं। तो वो जो रेडिएशन आएगी ना, इस इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करेगी, मतलब EMR कह लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि इसको कोलाइड करके वापस रिफ्लेक्ट होएगी। मतलब ये वापस रिफ्लेक्ट होगी और वो डिटेक्टर वगैरह जो कुछ भी होता होगा उनका, उससे वो लोग चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर है। लेकिन जब ये इसको कोलाइड करेगी ना इलेक्ट्रॉन को, तब ये इसके पास भी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास भी एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी इसमें थोड़ी बहुत मिल जाएगी और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी v थी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ के v1 हो जाएगी, वो जो कह लो वो, लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, हैंस इसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इनएक्यूरेसी कंप्लीटली आ गई। इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थी, लाइट कह लो, फोटोन कह लो, एक्सरेज कह लो, कुछ भी जो जिसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से कम हो, वो वाली, तो उसके केसेस में ऐसा होता है। तो ये इस फिनोमिना की वजह से हाइजेनबर्ग ने ये कंक्लूड किया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्यूरेटली निकाल लोगे, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। यही चीज़ है। और ये चीज़ क्लासिकल फिज़िक्स में भी अप्रूव होती है, लेकिन क्लासिकल फिज़िक्स में जो होता है वो मतलब मास इलेक्ट्रॉन जितना कम नहीं होता। मतलब मास ले लो कुछ 1000 किलो ले लो या फिर 60 किलो ले लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? आई थिंक सो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। ये मास कहाँ और ये मास कहाँ? मतलब आप भी खुद सोच सकते हो कि ये मास बहुत ही कम है। और दूसरी बात, ये जो होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके अंदर ये हायर मासिस के लिए अप्रूव ही नहीं, यानी अप्रूव तो होता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही कम आती है। मतलब अनसर्टेनिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आती है, ऑलमोस्ट। मतलब देखो ये 9.1 है, इसकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। बाय द वे इसकी वेलोसिटी एटॉमिक लेवल पे बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी नहीं होती। ठीक है, मतलब यही होता है। और प्लैंक्स कांस्टेंट के अंदर 10⁻³ होता है, और प्लैंक्स कांस्टेंट न्यूमरेटर में होता है। मतलब ये 31 ऊपर आके बहुत बड़ी वैल्यू दे देगा, लेकिन ये नहीं दे सकते। ठीक है, या मास आ गया और ये 4π, मतलब ये मास अगर हम 9.1 रख लेते हैं तो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इतना छोटा है और डिनोमिनेटर इतना छोटा है। मतलब हो सकता है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत ही कम अनसर्टेनिटी आ सकती है। बस यही था, और तो कुछ नहीं था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। और ये जेई लेवल का था थोड़ा बहुत, और बोर्ड लेवल का था। बाय द वे आई एम नॉट अ टीचर, मैं भी खुद एक जेई एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, बस थोड़ा बहुत मुझे भी खुद को रिवीजन करना था, और क्या सोचा मैं भी पढ़ा लेता हूँ। ओके, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय। आपको अगर नोट्स का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, देख लेना।